नमस्कार कक्षा 8वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से लाख की चूड़ियां 5 पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक कामता नाथ हैं। इसमें बदलू काका मुख्य पात्र हैं। वे चूड़ियां बनाते हैं। मशीनी युग के कारण उनका व्यवसाय बंद हो जाता है, फिर भी वे अपना व्यक्तित्व नहीं खोते। कहानी में क्या होता है, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। लाख की चूड़ियां। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ है लाख की चूड़ियां और इसके लेखक हैं कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। लाख एक प्राकृतिक राल यानी नेचुरल रेजिन है। ये बहुत मुलायम और लचीला होता है और इस कारण इससे आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे चूड़ियां और मालाएं। चाव का अर्थ होता है रुचि, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर लेखक अपने बचपन की बात बताते हैं। जब वे छोटे थे तो अपने मामा के गांव जाते थे और गांव जाने में उन्हें बहुत रुचि होती थी, क्योंकि वहां पर वे बदलू नामक एक आदमी से मिलते थे। अब कहते हैं कि बदलू उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जब भी वे अपने मामा के गांव जाते थे, वापस लौटते वक्त उनके पास बहुत सारी गोलियां होती थी। अब गोलियों का मतलब क्या है? गोलियां हैं मार्बल्स, जो रंग बिरंगी आप मार्बल से खेलते हो, वो कांच की बनी होती है। यहाँ पर बदलू लेखक को लाख की बनी गोलियां देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। सहन का अर्थ है आंगन, कोर्टयार्ड। आप समझते हैं? लेखक कहते हैं कि जब वो अपने मामा के गांव जाते थे तो बदलू काका से मिलते थे। अब कहते हैं कि वे उनके मामा के गांव के होने के कारण वास्तव में उन्हें बदलू मामा कहना था। अब ये पहले समझ लेते हैं कि मामा और काका में अंतर क्या है और लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें वास्तव में उन्हें बदलू मामा पुकारना था। मामा माँ के तरफ के रिश्तेदारों को कहा जाता है और काका पिताजी के तरफ के रिश्तेदारों को कहा जाता है। तो कहते हैं कि वे उनके माँ के तरफ के रिश्तेदार थे। अब यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कार ऐसे हैं कि हम हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई रिश्ता देकर उसे उसी रिश्ते से पुकारते हैं। तो कहते हैं इस आधार पर, क्योंकि वे उनके माँ के गांव के थे, मामा के गांव के थे, बदलू को बदलू मामा पुकारना था। लेकिन क्योंकि बाकी सब उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही पुकारते थे। अब वे बदलू काका के बारे में बताते हैं कि उनका मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कुछ हाइट पर था उनका मकान उस गांव में। और मकान के सामने एक बहुत बड़ा सा आंगन था, उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था और वहीं पर उस वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम किया करता था, आगे पढ़ेंगे। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। पहले शब्दों के अर्थ देख लें। भट्टी का मतलब होता है अंगीठी। इसमें कोयला डालकर जलाया जाता है और गांव में तो अंगीठी पर खाना भी पकाया जाता है। चौखट का मतलब होता है फ्रेम।
सलाखें यानी सीखें जो पतली पतली होती हैं, लंबी लंबी। बेलन नुमा यानी बेलन के आकार की, जिससे रोटी बनाई जाती है, बेलन। बेलन नुमा यानी बेलन के आकार की। और मुंगेरियां बेलन जैसी होती हैं, लेकिन एक तरफ से चौड़ी और दूसरी तरफ से सांकरी होती हैं, और इस पर चूड़ियों को चढ़ाकर कुड़ियों को छोटा बड़ा किया जा सकता है। चिकना यानी मुलायम। चलिए अब समझते हैं। अब लेखक बताते हैं कि बदलू काका काम कैसे करते थे। जब वो काम करते थे तो उनके पास में एक भट्टी रहती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे। तो उसे पिघलाने के बाद एक लकड़ी के फ्रेम पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। और उनके पास 5-6 अलग-अलग तरह की मुंगेरियां रहती थी, और इन मुंगेरियों पर उन लाख की चूड़ियों को चढ़ाकर उसे गोल और चिकना बनाते थे। अब एक-एक करके कहते हैं पूरे हाथ की चूड़ियां बनाते थे। एक-एक करके पूरे हाथ की चूड़ियों का मतलब है पूरा एक सेट बनाते थे। एक या दो नहीं, पूरा एक सेट चूड़ियों का बनाते थे, और उसके बाद वे उन पर रंग करते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मचिया का अर्थ होता है चौकी, इस पर बैठा जाता है। और हुक्का होता है जिसमें तंबाकू पिया जाता है। ये गांव में पाया जाता है। लोग गांव में हुक्का पीते हैं। अगर आप कभी कहीं म्यूजियम गए हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा, पुराने जमाने के राजा महाराजा भी हुक्का पिया करते थे। अब समझते हैं। लेखक बताते हैं कि बदलू चूड़ियां जब बनाते थे तो हमेशा मचिए पर बैठकर ही बनाते थे। उनके पास उनका एक हुक्का रहता था, और बीच बीच में वो हुक्का पीते रहते थे। लेखक दोपहर का समय बदलू के पास बिताते थे, यानी वहां जाकर बैठ जाते थे और देखते थे कि बदलू अपना काम कैसे करते हैं। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे, और जैसे ही लेखक वहां जाते थे, लेखक के लिए एक मचिया मंगा देते थे, और लेखक भी उस मचिया पर बैठकर बदलू को अपना काम करते हुए देखते थे। कहते हैं कि बदलू रोज 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेते थे, और चूड़ियां बनाने के बाद उसे उस मुंगेरी पर चढ़ाकर थोड़ी देर तक देखते रहते थे। बदलू को अपना काम बहुत अच्छा लगता था। वे बड़ी रुचि से ये काम करते थे, बड़ी रुचि से वे चूड़ियां बनाते थे, और चूड़ियां बनाने के बाद वो उस मुंगेरी को देखते थे, और ऐसे देखते थे मानो किसी दुल्हन के हाथों को देख रहे हो। वो कल्पना करते थे कि ये चूड़ियां अगर किसी दुल्हन के हाथ में हो तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मनिहार का अर्थ है चूड़ियां बनाने वाला। पैतृक यानी पुश्तैनी, एंसेस्ट्रल। खपत का मतलब होता है बिक्री। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बार्टर सिस्टम, यानी एक वस्तु को पैसे के बजाय किसी और चीज के लिए बेचना, यानी एक वस्तु के बदले कोई और वस्तु लेना। बदलू काका मनिहार थे, यानी वो चूड़ियां बनाते थे। ये उनका पुश्तैनी पेशा था, यानी कई सालों से, कई पीढ़ियों से वे चूड़ियां ही बनाते थे, और बहुत सुंदर चूड़ियां बनाते थे। और लेखक बताते हैं कि उनकी चूड़ियों की बिक्री भी बहुत अच्छी होती थी। उनके गांव की स्त्रियां भी खरीदती थी, पास वाले गांव की स्त्रियां भी खरीदती थी। लेकिन वे कभी भी चूड़ियों को पैसों के लिए नहीं बेचते थे, यानी चूड़ियां बेचते
और उनसे कुछ और लेते थे, अनाज लेते थे। और ये भी बताते हैं कि बदलू स्वभाव से बहुत अच्छे थे, कभी किसी से वे झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। कसर का अर्थ है कमी, लोहे लग गए यानी बहुत परिश्रम करना। चलिए अब अर्थ समझते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि बदलू चूड़ियों के बदले कोई और चीज लेते थे, यानी अनाज ले लेते थे, लेकिन पैसे नहीं लेते थे। लेखक बताते हैं कि लेकिन शादी के अवसर पर ये अपनी पूरी कमी निकाल लेते थे, जिद पकड़ लेते थे, उन्हें मुंह मांगा इनाम देना पड़ता था। साल भर चाहे वो मुफ्त में चूड़ियां बेचते, लेकिन विवाह किसी के शादी के अवसर पर वो पूरी कमी निकाल लेते थे, यानी जो वो मांगते थे लोगों को वो देना पड़ता था, क्योंकि सुहाग के जोड़े का महत्व अलग होता है। कहते हैं कि उनके मामा के यहाँ किसी की शादी थी और बद्दू को मुंह मांगी चीज नहीं दी गई थी, तो बद्दू को गुस्सा आ गया और उन्हें मनाने में बहुत परेशानी उठाई। सबने बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर बदलू ठीक हुए। और विवाह में उन्हें क्या क्या चीजें मिलती थी? घर वालों के लिए कपड़े मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिल जाता था, उनके लिए एक नई पगड़ी मिल जाती थी, इसके अलावा रुपए भी मिल जाते थे। अब यहाँ पर लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि शादी विवाह के अवसरों पर जो सुहाग का जोड़ा जिसे कहते हैं चूड़ियों का, उसका मूल्य अलग होता है और बदलू वो मूल्य लेकर ही रहते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मौज ना आ जाए। चिढ़ का मतलब है गुस्सा आना। कूढ़ उठना का मतलब है खीज उठना, यानी टू गेट इरिटेटेड। नाजुक का मतलब है जो आराम से टूट जाए, बहुत मुलायम चीज। मोच का मतलब है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रेन। चलिए अब समझते हैं। लेखक बताते हैं कि बदलू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, यानी कांच की चूड़ियों के बारे में सुनते ही उन्हें बहुत गुस्सा आता था। किसी महिला के हाथ में वे कांच की चूड़ियां देख लेते तो खीज उठते और कभी कभी उनको डांट भी देते थे। बदलू काका लेखक से बहुत समय तक बात किया करते थे, बहुत अलग अलग विषयों पर बात करते थे, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते, उनके घर के बारे में पूछते, शहर के बारे में, क्योंकि लेखक शहर में रहते थे तो शहर के बारे में उनसे पूछते थे। जब लेखक उन्हें बताते कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था और क्या जवाब देते थे? कहते थे कि शहर में सब चीजें होती है, बात वहां पर अलग होती है। शहर के लोगों में संस्कार नहीं होते। कहते हैं कि वहां की औरतें आदमियों का हाथ पकड़कर चलती हैं। तो बदलू काका के अनुसार शहर के लोगों में संस्कार नहीं होते, शर्मो हया नहीं होती। और ये भी बताते हैं कि उनकी कलाइयां कलाइयां यानी रिस्ट जहां पर चूड़ियां पहनी जाती हैं बहुत नाजुक होती हैं, यानी उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती, वो टूट जाती हैं। उनकी कलाइयां आराम से टूट भी सकती हैं और इसलिए बल्लू काका कहते हैं कि वे लाख की चूड़ियां पहन भी नहीं पाएंगी। अगर पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी, क्योंकि बल्लू काका के अनुसार लाख की चूड़ियां पहनने के लिए हाथों की मजबूती होनी चाहिए, लेकिन
शहर की स्त्रियों में, शहर की महिलाओं में मजबूती नहीं है और इसलिए वे लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। यहाँ पर यह पता चलता है कि उन्हें शहर की स्त्रियों से और कांच की चूड़ियों से किस हद तक चिढ़ थी। कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मैं मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। खातिर करने का मतलब होता है किसी का स्वागत सत्कार करना, किसी को आदर देना। अब लेखक बताते हैं कि बदलू काका लेखक का स्वागत सत्कार करते थे, उन्हें अच्छा खाते पिलाते थे जब भी लेखक उनके घर जाते थे। कहते हैं कि उस समय में बदलू काका के पास एक गाय थी और वे हमेशा मलाई बचाकर रखते थे और आम की फसल हो तो उसमें से 2-4 आम लेखक को भी खिलाते थे। लेकिन इन सब बातों के अलावा जिस बात के लिए लेखक को बदलू काका पसंद थे, वो यह था कि हर रोज लेखक को 1-2 गोलियां, लाख की 1-2 गोलियां बनाकर जरूर दिया करते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। कठिन शब्दों के अर्थ। अवधि का मतलब है समय, विरले का मतलब बहुत कम यानी रेयरली। अब लेखक बताते हैं कि वे ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते थे और वहां पर 1-8 महीना रहते थे और जब स्कूल खुलता तो वापस आ जाते थे। और ये पहले भी बता चुके हैं कि हर रोज बदलू काका उन्हें लाख की गोलियां देते थे। अब लेखक कहते हैं कि वो शायद 2-3 साल ही गए होंगे, फिर उनके पिताजी का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया और वो कहीं दूर चले गए और बहुत समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। अब 8-10 साल के बाद वो फिर से अपने मामा के गांव गए, लेकिन तब तक लेखक बहुत बड़े हो चुके थे और लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जब छोटे थे तब लाख की गोलियां उन्हें भाती थी, उन्हें आकर्षित करती थी, लेकिन अब बड़े हो गए थे तो वो गोलियों से नहीं खेलते थे, तो इसलिए गांव में रहते हुए भी बदलू काका की याद उन्हें नहीं आई। और एक और बात इन्होंने देखी कि वहां अब गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती थीं। बहुत कम ही हाथ उन्होंने ऐसे देखे जिसमें लाख की चूड़ियां थी, यानी अब वो गांव वाले भी लाख की चूड़ियां छोड़कर कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक घाट पर लेटा था। चबूतरे का अर्थ होता है एक चौकोर सी जगह, यानी प्लेटफॉर्म। अब लेखक बताते हैं कि गांव गए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन बदलू काका की याद उन्हें नहीं आई। अचानक एक दिन उन्हें बदलू काका की याद आ गई। और कैसे याद आई, एक घटना बताते हैं कि एक दिन उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी थी। बारिश हो रही थी इसलिए पानी भरा हुआ था और पानी में फिसल गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी थी और कांच की चूड़ी टूट गई। फिसलने के कारण कांच की चूड़ी टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई और खून निकलने लगा। अब लेखक के मामा घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की, खून को रोकने के लिए मरहम पट्टी की और तब जाकर उन्हें अचानक बदलू काका की याद आई, क्योंकि बदलू काका को कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी और इसलिए जैसे ये घटना घटी, लेखक को बदलू काका की याद आई
और उन्हें लगा कि जाकर बदलू काका से मिलना चाहिए। शाम को लेखक घूमते घूमते बदलू काका के घर की तरफ गए और वहां पर चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बदलू काका लेटे हुए थे। जहां पर बैठ के वो काम करते थे, वहां पर वो खाट पर लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। निहारना यानी देखना, परिचय देने का मतलब होता है अपने बारे में बताना, अपना नाम वगैरह बताना यानी इंट्रोडक्शन। स्मृति का मतलब होता है यादें। पटल का मतलब है पर्दा, यानी स्मृति पटल का हुआ यादों का पर्दा। अतीत यानी पुराना, जो बीत चुका हो। अब जब लेखक बदलू काका से मिलने गए तो उन्होंने बदलू काका को नमस्ते की। बदलू काका ने भी नमस्ते की और उठकर खाट पर बैठ गए। लेकिन उनकी नमस्ते से पता चल रहा था कि उन्होंने लेखक को पहचाना नहीं। बहुत देर तक वे लेखक को देखते रहे, क्योंकि लेखक 8 साल बाद गए थे। बहुत समय बीत चुका था। पहले लेखक छोटे थे, अब बड़े हो चुके थे, तो बदलू काका उन्हें पहचान नहीं पाए थे। फिर लेखक ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वे जनार्दन हैं और वे उनसे गोलियां ले जाया करते थे, लाख की गोलियां बनाते थे बदलू काका उनके लिए। थोड़ी देर के लिए फिर भी बदलू काका चुप रहे, जैसे यादों को टटोल रहे हों। तब एकदम से उन्हें याद आ गया और लेखक को लल्ला कहकर पुकारा और उन्हें बैठने के लिए कहा और ये पूछा उनसे कि बहुत दिनों बाद कैसे आना हुआ। तो लेखक ने बताया कि बहुत साल तक वे नहीं आ पाए क्योंकि वे बहुत दूर रहते थे। और बातें करते करते लेखक भी चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच के चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। प्रचार का अर्थ है प्रसार करना, यानी किसी बात को फैलाना, पब्लिसिटी। अब समझते हैं। अब जब लेखक खाट पर बैठ गए तो कुछ देर तक चुप्पी रही, दोनों ने बात नहीं की। तो लेखक ने इधर उधर देखा और उन्हें वहां पर मचिया नहीं दिखाई दी। ना तो मचिया थी और ना ही भट्टी जिस पर बदलू काका लाख पिघलाते थे चूड़ियां बनाने के लिए। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या वे आजकल काम नहीं करते? तो बदलू काका ने जवाब दिया कि काम तो बहुत सालों से ही बंद हुआ पड़ा है। कहते हैं कि आजकल कोई चूड़ियां ही नहीं पूछता, क्योंकि गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया, यानी हर कोई कांच की चूड़ियां पहनने लगा है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल सब काम मशीन करती है। खेत भी मशीन जोतती है, चूड़ियां मशीन बनाती हैं। इसलिए कांच की चूड़ियां सुंदर बन जाती हैं और महीन बन जाती हैं। शायद वो दूसरी स्त्रियों को पसंद आ जाती हैं और इसलिए लाख की चूड़ियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। लेखक को मालूम था कि बदलू काका को कांच से चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने बताया कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, टूट जाता है। बदलू काका ने जवाब दिया कि हाँ, कांच तो नाजुक होता है, टूट जाता है। और बात करते करते बदलू काका खांसने लगे और बहुत देर तक वे खांसते ही रहे, बातें नहीं कर पाए। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था।
उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। दमा एक बीमारी है जिसे अंग्रेजी में अस्थमा कहते हैं। अवस्था यानी उम्र, एज। फसली का मतलब होता है मौसम के अनुसार। व्यथा, दुख। अब समझते हैं। जब लेखक बदलू काका के साथ बात कर रहे थे तो अचानक बदलू काका खांसने लगे और बहुत देर तक खांसते रहे। तो लेखक को लगा कि शायद बदलू काका को अस्थमा है और उम्र के कारण उनका शरीर ढल चुका था, यानी वो बहुत कमजोर लग रहे थे और हाथ पैर में भी नसें दिख रही थी, उनकी वेन्स दिख रही थी। जब एक व्यक्ति की उम्र हो जाती है तो उनके शरीर से, उनके शारीरिक बदलाव से उम्र नजर आ जाती है और बदलू काका के साथ भी ऐसा ही लग रहा था। अब बदलू काका भांप गए कि लेखक को शायद कोई शंका है कि उन्हें दमा है। तो एकदम से वे बोल उठे, नहीं नहीं, उन्हें दमा नहीं था। दमा में बहुत खांसी होती है और जब वे लगातार खांसते रहे और लेखक उनकी तरफ देखते रहे तो बदलू काका भांप गए थे, यानी उन्हें डाउट हो गया था कि लेखक को ये डाउट है कि बदलू काका को दमा है। तो इसलिए उन्होंने लेखक से कहा कि उन्हें दमा नहीं हुआ था, बदलते मौसम के कारण उन्हें खांसी हो गई थी और 1-2 महीने से खांसी हो रही थी और उनके अनुसार 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन लेखक को अंदाजा हो गया था कि बदलू काका के अंदर बहुत बड़ा दुख था। वे अपनी पीड़ा छिपा रहे थे। बहुत देर तक लेखक सोचते रहे कि मशीनी युग में, यानी मशीन के आने के कारण कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के हाथ कट गए, यानी लोगों की रोजगारी ही छिन चुकी है। उनका व्यवसाय ठप हो चुका है, उनके कमाने का जरिया बंद हो चुका है। और फिर कुछ देर तक उन दोनों के बीच में चुप्पी रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। मतलब लेखक कंफर्टेबल नहीं थे। वे वहां पर बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, जिससे लेखक को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। लहक कर का मतलब है दबी आवाज में। मुखातिब होना यानी किसी को देखकर बातें करना। अब लेखक और बदलू काका के बीच जब बहुत देर तक चुप्पी बनी रही तो लेखक को लगा कि अब बात को थोड़ा बदलना चाहिए, कुछ और बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बदलू काका से आम की फसल के बारे में बात की। पूछा कि आम की फसल कैसी थी। तो बदलू काका ने दबे स्वर में उत्तर दिया कि अच्छी थी और फिर अपनी बेटी को आवाज दी। उनकी बेटी का नाम रज्जो था। बेटी को आवाज दी कि वे लल्ला के लिए, लेखक को वे लल्ला बुलाते थे, लल्ला के लिए आम ले आए। और फिर लेखक को देखकर बोले कि इतनी देर हो गई है उन्हें आए और उन्हें कुछ नहीं खिलाया, इसलिए माफी मांगी और कहा कि आम खिलाना ही भूल गए। तब लेखक ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जब से वे आए हैं बहुत आम खा लिए उन्होंने। तो बदलू काका ने कहा नहीं, बहुत समय बाद तुम मुझसे मिलने आए हो तो आम खाए बगैर मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। तो इसलिए अब उन्होंने अपनी बेटी से आम मंगवाए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई।
ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। डलिया का अर्थ होता है बास्केट, यानी जो बांस से बना होता है जिसमें कुछ रखा जा सकता है। अब अर्थ देखते हैं। बदलू काका ने जब रज्जो से आम मंगवाए और लेखक से कहा कि वे आम खाए बगैर नहीं जा सकते, तो लेखक थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। और फिर उन्हें वो समय याद आ गया जब बदलू काका लेखक के लिए मलाई बचा कर रखते थे, उनको मलाई खिलाते थे। तो एकदम से उन्होंने पूछा कि गाय तो अच्छी है। तो बदलू काका ने जवाब दिया कि गाय तो वो बेच चुके हैं और गाय बिके हुए 2 साल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पास खुद को और अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो गाय को कैसे खिलाते, गाय को कैसे पालते, इसलिए उन्होंने गाय बेच दी थी। अब ये बातें जब हो रही थी, तब रज्जू अंदर से आए और एक डलिया में बहुत सारे आम लेकर आए। लेखक ने कहा कि तो बहुत सारे थे, वे नहीं खा पाएंगे। तो अब बदलू काका हंस पड़े। इतनी देर तक जो चुपचाप बैठे थे, दबी आवाज में बात कर रहे थे, अचानक से वो हंस दिए और उन्होंने लेखक से कहा कि जब वे लेखक के उम्र के थे तो इससे 4 गुना आम खा जाया करते थे। बदलू काका ने रज्जो से कहा कि वो लेखक को सिंदूरी आम दे। अब सिंदूरी आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सिंदूरी आम लेखक को खिलाएं। और उन्होंने लेखक को बताया कि सिंदूरी आम का पेड़ उसी साल तैयार हुआ था, यानी पहली बार उसमें फल लगे थे। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। अंजुलि का अर्थ होता है जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो जो गड्ढा सा बन जाता है, उसे कहते हैं अंजुलि। ठिठकना यानी रुकना। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। अब अर्थ समझते हैं। उस डलिया में से रज्जो ने 4-5 आम अपनी अंजुलि में भर लिए और लेखक की ओर बढ़ा दिए, यानी उनको बहुत सारे आम दिए। अब जब आम लेने के लिए लेखक ने अपने हाथ बढ़ाए तो उनकी नजर रज्जो के हाथों पर रुक गई, यानी उसके कलाइयों पर इनकी नजर रुक गई और कलाइयों को देखा तो उस पर लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी और चूड़ियां उसके हाथों में बहुत सज रही थी। अब बदलू काका ने जब लेखक की नजर देखी तो एकदम से बोल पड़े कि यही आखिरी जोड़ा था जो उन्होंने बनाया था। ये मशीनी युग के आने के बाद जब कांच की चूड़ियां आने लगी, लाख की चूड़ियां धीरे धीरे खत्म होने लगी, कहते हैं कि ये आखिरी जोड़ा बनाया था। और वो किसके लिए बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के लिए। लेकिन जमींदार साहब इसे सिर्फ 10 आने पैसे दे रहे थे। पहले भी हमने पढ़ा था कि किसी विवाह पर बदलू काका को काफी चीजें मिलती थी। उनको अनाज मिलता था, वस्त्र मिलते थे, पगड़ी मिलती थी। लेकिन अब जमींदार साहब बदलू काका को सिर्फ 10 आने दे रहे थे, तो बदलू काका ने लेने से इनकार कर दिया और कह दिया उनको कि वे शहर से जाकर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वे 10 आने में शादी का जोड़ा नहीं बेचेंगे। और उन्होंने वही चूड़ियां अपनी बेटी को पहना दी जो रज्जो के हाथ में अभी थी और लेखक ने उसे ही देखा था। लेखक ने आम लिए और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। लेखक कहते हैं कि उन्हें इस बात की खुशी हुई कि बदलू काका ने समय के अनुसार अपना व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं बदला।
मतलब मशीनी युग आ गया, उनका व्यवसाय ठप पड़ गया, वे लाख की चूड़ियां नहीं बना पाए, लोगों ने कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी, लेकिन बदलू काका बदले नहीं, उनका व्यक्तित्व नहीं बदला। वो अड़े रहे कि वे कांच की चूड़ियों की ओर नहीं जाएंगे, ना तो कांच की चूड़ियां बनाएंगे और ना ही उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लेखक उनके व्यक्तित्व को सम्मान देते हुए कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना महान था जो दुनिया के बदलने पर बिल्कुल नहीं बदला। यहाँ पर लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीनी युग आने के बाद लोग बदल गए थे। समय के बदलाव में उन्होंने अपने आप को भी बदल लिया था, लेकिन बदलू काका एक ऐसे शख्स थे जो बदलाव के सामने झुके नहीं, अपना व्यक्तित्व उन्होंने अटल बना कर रखा। प्रिय छात्रों, आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।